हेलो स्टूडेंट्स, आज हम अपने फर्स्ट चैप्टर हिस्ट्री के नए टॉपिक को स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है दी मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। अब तक हमने फ्रांस के बारे में देखा कि फ्रांस की सोसाइटी में या फ्रांस जो कंट्री है वहां पर किस तरीके से रेवोल्यूशन हुई थी और किस तरीके से वहां पर नेशनलिज्म के कंसेप्ट को इस्टेब्लिश किया। बहुत सारे स्टेप्स को हमने वहां कवर किया। अब बच्चे जो हमारा अगला टॉपिक है वो यूरोप को लेकर है। तो अगर आप 19th सेंचुरी में जाते हैं, मिड 19th सेंचुरी में जाते हैं, तो वहां पर आपको एक बुक में मैप दिया गया है। आप उस मैप को देखेंगे तो आज के जो यूरोप के मैप को देखते हैं आप, वैसा मैप आपको वहां पर नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि आज के जो नेशंस हैं जैसे कि स्विट्जरलैंड है, फिनलैंड है, जर्मनी है, फ्रांस है और अदर जो यूरोपियन कंट्रीज है वैसी पहले नहीं थी। अगर बात करें 19th सेंचुरी की तो वहां पर क्या था, यूरोपियन कंट्रीज अलग अलग एम्पायर्स के अंदर क्या थी, डिवाइडेड थी। यानी कि वहां नेशन का कोई कंसेप्ट नहीं था। वहां पर एक किंग क्या करता था, एक एम्पायर क्या करता था, रूल करता था और बहुत सारी टेरिटरी वहां पर क्या थी, एक ही रूलर के अंदर आती थी। अब यहां पर बच्चे आप देखना कि ये लोग कोई कॉमन आइडेंटिटी को नहीं रखते थे। कॉमन आइडेंटिटी क्यों नहीं थी इनमें? क्योंकि यहां पर बहुत सारे, एक एम्पायर है, बहुत बड़ा एम्पायर। अगर एग्जांपल के लिए देखें, ऑस्ट्रिया हंगरी जो एम्पायर था, वहां पर लोगों के अलग अलग एथनिक्स ग्रुप रहते थे, यानी कि अलग अलग कल्चर था उनका, अलग अलग लैंग्वेज को यूज करते थे और उनको बांधने वाला व्यक्ति ओनली क्या कौन था, जो एम्पायर था, जो रूलर था, वही था। और कोई भी कॉमन आइडेंटिटी उन लोगों के बीच नहीं थी। यानी कि आज का नेशन में कॉमन आइडेंटिटी है ना, हम बोलते हैं कि हम इंडियंस हैं, यानी कि कॉमन आइडेंटिटी को शो कर रहे हैं। वहां पर ऐसा कुछ नहीं था। बस रूलर के अंडर वो क्या होते थे, रूल होते थे, बट उनके कल्चर, ट्रेडिशंस और जो लैंग्वेज है वो क्या थे, सब अलग अलग थे। यहीं पर हम एक यहां पर टॉपिक देखते हैं कि ऐसी सोसाइटी में जहां पर बहुत बड़े एम्पायर्स थे यूरोपियन सोसाइटी में, वहां पर नेशनलिज्म का इमर्ज कैसे हुआ। तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है, इसमें जो सब टॉपिक है, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है, वो है हाउ डिड नेशनलिज्म एंड द आइडिया ऑफ नेशन स्टेट इमर्ज। कि यूरोपियन सोसाइटी में जो नेशनलिज्म का या नेशन स्टेट का जो आइडिया है वो किस तरीके से आया। इसमें हम 4 पॉइंट्स देखते हैं कि 4 स्टेप्स बताए गए हैं, जिसके अकॉर्डिंग हमें पता लगता है कि यूरोपियन सोसाइटीज किस तरीके से टाइम पीरियड के हिसाब से बदली। यहां पर जो पहला हमारा स्टेप था वो था, पढ़ना है हमें, दी अरिस्टोक्रेसी एंड न्यू मिडिल क्लास। अगर हम यूरोपियन सोसाइटी को देखें तो वहां पर सबसे डोमिनेंट स्थिति पे, पोजीशन पे कौन सी क्लास थी, तो अरिस्टोक्रेसी थी, यानी कि जिसके पास स्पेशल राइट्स थे वो थी। अब ये लोग क्या थे बच्चे, सोसाइटी की डोमिनेंट क्लास थी, यानी कि इनको बहुत सारे राइट्स थे और लैंड ऑनर्स ये थे, यानी कि सबसे ज्यादा लैंड का ऑक्यूपेशन किसके पास था, अरिस्टोक्रेसी के पास था। दूसरा बच्चे, यूनाइटेड बाय दी कॉमन वे ऑफ लाइफ। ये जो अरिस्टोक्रेसी की क्लास थी, ये जो बड़ी हाई प्रिविलेज क्लास थी, ये आपस में कैसे जुड़ी हुई थी, कॉमन वे ऑफ लाइफ, यानी कि रोज की जो दिनचर्या थी इनकी, उनके बेस पर ये क्या थे, आपस में कनेक्टेड थे। दूसरा बच्चे, ये जो लोग थे वो अलग तरीके से टाइड थे। किस तरीके, कौन से, मैरिज रिलेशन, यानी कि ये क्या थे, अलग अलग जो क्लासेस थी अलग अलग एम्पायर्स के अंदर या वो एक ही एम्पायर के अंदर, वो आपस में मैरिज रिलेशन के बीच में क्या थी, टाइड थी। अब किसी का लड़के के साथ किसी की लड़की की जब शादी होती है तो वो दोनों क्लासेस क्या होती है, आपस में ग्रुप बनाती है। इसके रिलेशन के बेस पर ये सोसाइटी की क्लास बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग थी, यानी कि टाई अप था आपस में। तीसरा बच्चे, स्पोक फ्रेंच लैंग्वेज। ये लोग थे जो ये क्लास थी, ये अपने आप को अलग शो करने के लिए क्या बोलती थी, फ्रेंच लैंग्वेज बोलती थी, एक डिप्लोमेटिक लैंग्वेज, कि भाई हम इन लोगों से क्या है, जो मेजोरिटी में भी हैं, बट जो पीजेंट्स हैं या अदर जो क्लास हैं, उनको अलग रखने के लिए ये क्या बोलते थे, फ्रेंच लैंग्वेज को यूज करते थे। और स्मॉलर इन नंबर, ये सोसाइटी में माइनॉरिटी थी,
यानी कि ये नहीं था, डोमिनेंट पोजीशन होने का मतलब ये नहीं था कि इनकी पॉपुलेशन यूरोपियन सोसाइटी में बहुत ज्यादा थी। यहां पर ये स्मॉल नंबर में थे, यानी कि माइनॉरिटी में थे। और मेजोरिटी में कौन थे? पीजेंट्स, यानी कि जो फार्मर्स थे, पीजेंट्स थे, किसान थे, वो कौन क्या थे? मेजोरिटी क्लास यूरोपियन सोसाइटी की। तो बच्चे ये एरिस्टोक्रेसी क्लास थी यूरोप के अंदर, जो अलग अलग तरीके से अपने आप को यूनाइट किए हुई थी। और यहां पर जो मेजोरिटी में लोग थे वो कौन थे? पीजेंट थे। अब बच्चे धीरे धीरे क्या हुआ? इंडस्ट्रियलाइजेशन का दौर आया। और ये इंडस्ट्रियलाइजेशन का दौर यूरोप के लिए एक जैसा नहीं रहा। पहली चीज तो समझने की ये है कि जब भी हम इंडस्ट्रियलाइजेशन को देखते हैं तो इंडस्ट्रियलाइजेशन का जो सेंटर है वो इंग्लैंड को मानते हैं, क्योंकि सबसे पहले जो इंडस्ट्री का बिल्डअप होने लगा, जो इंडस्ट्रियलाइजेशन का कंसेप्ट आने लगा, वो इंग्लैंड में आया। तो इंग्लैंड में ये कंसेप्ट सेकेंड हाफ ऑफ 18th सेंचुरी में आ गया था, यानी कि 18th सेंचुरी के सेकंड हाफ में ये क्या हो गया था? स्टार्ट हो गया था। बट अगर यूरोपियन पार्ट्स देखें, जर्मनी के बारे में देखें, फ्रांस के बारे में देखें, तो वहां पर जो इंडस्ट्रियलाइजेशन था वो एक गैप के बाद आया, और उसको हमने देखा 19th सेंचुरी में। यानी कि इंडस्ट्रियलाइजेशन का पीरियड क्या था? अलग अलग कंट्रीज के हिसाब से अलग अलग था। सबसे पहले कहा आया? इंग्लैंड। और इसी हम इंडस्ट्रियलाइजेशन का क्या मानते हैं? सेंटर भी मानते हैं। अब बच्चे ये जो इंडस्ट्रियलाइजेशन था इसने सोशल स्ट्रक्चर को चेंज करने का ट्राई किया, और पूरे तरीके से चेंज भी कर दिया। कैसे? जैसे ही इंडस्ट्रीज आएगी तो एक नई क्लास आएगी। कौन सी? वर्किंग क्लास। अब वर्किंग क्लास के साथ साथ यूरोपियन सोसाइटी के अंदर एक मिडिल क्लास का भी क्या हुआ? डेवलपमेंट हुआ। वो मिडिल क्लास कौन थे? बिजनेसमैन थे, इंडस्ट्रियलिस्ट थे और ट्रेडर्स थे। और ये जो मिडिल क्लास फैमिली थी वो कौन क्या थी? एजुकेटेड क्लास थी। जो बिजनेसमैन थे, ट्रेडर्स थे, इनके पास अपनी अच्छी एजुकेशन थी। और जैसे ही एजुकेशन का सोसाइटी में एंटर होगा वैसे ही क्या होगा? कुछ अदर चेंजेस भी देखने को मिलेंगे। अब यही मिडिल क्लास सोसाइटी क्या कर रही थी? डिमांड कर रही थी कि जो ये प्रिविलेज्ड बेस्ड क्लास है, जो एरिस्टोक्रेसी क्लास है, इसको क्या करना है? हमें अबॉलिश करना है, यानी कि सोसाइटी को एक जैसा बनाना है। तो देखिए इंडस्ट्रियलाइजेशन और नेशन स्टेट का कहीं ना कहीं आपस में रिलेशन यहां पर हमें बनता दिखा। क्यों? क्योंकि इंडस्ट्रियलाइजेशन ने हमें मिडिल क्लास दी, और मिडिल क्लास में एजुकेटेड पर्संस ने हमें किसके आइडिया को दिया? आइडिया ऑफ नेशन स्टेट को। अब लोग डिमांड करने लगे कि भाई हमें क्या चाहिए? एक स्टेट चाहिए जिसमें कि कॉन्स्टिट्यूशन हो, जो हमें इक्वली ट्रीट करे और सभी क्या हो उसमें अच्छे से रह सके। और ये कॉमन आइडेंटिटी की भी बात करने लगे, यानी कि जो शेयर्ड कल्चर था, जो शेयर्ड कस्टम्स एंड ट्रेडिशंस थे, उसके बेस पर इन्होंने क्या किया? हम एक नेशन बनाएंगे। तो ये जो मिडिल क्लास थी उसने एक आइडिया बिल्ड किया नेशन स्टेट का, और यूरोपियन सोसाइटी को चेंज करने के लिए क्या किए? रेवोल्यूशंस या मूवमेंट चलाना स्टार्ट किया। उसी के साथ साथ बच्चे हमारा जो सेकंड टॉपिक है वो आता है व्हाट डिड द लिबरल नेशनलिज्म स्टैंड्स फॉर। यहीं से अब लिबरल्स या जो कंसेप्ट आप क्लास 9th में पढ़ के आए हैं लिबरलिज्म का, वो आएगा। यही एजुकेटेड क्लास, यही मिडिल क्लास क्या करेगी? इस लिबरलिज्म को, इस लिबरल नेशनलिज्म को क्या करेगी? प्रमोट करेगी और अच्छे से एस्टैब्लिश करने का प्रयास करेगी। अब बट ये होता क्या है? लिबरलिज्म की बात करें तो ये वर्ड लैटिन वर्ड है, लिबरल से लिया गया है, जिसका मतलब क्या है? फ्री। लिबरल का मतलब होता है फ्री होना, यानी कि फ्रीडम से। बट यहां पर जो एजुकेटेड मिडिल क्लास फैमिली थी, जो हमारे लिबरल क्लास थी, वो क्या थी? वो इसको अलग अलग डायमेंशंस में देखती थी। पॉलिटिकल स्फीयर में अलग तरीके से डिमांड थी उनकी इस कंसेप्ट को लेकर, और इकोनॉमिकल स्फीयर में एक अलग। ये जो लोग थे जो लिबरलिज्म को अडॉप्ट करे हुए थे, उनको मानते थे, वो पॉलिटिकल स्फीयर में मानते थे कि हमें क्या होना चाहिए? इलेक्टेड गवर्नमेंट होनी चाहिए, यानी कि गवर्नमेंट जो कि बेस्ड है कंसेंट पे। इलेक्टेड गवर्नमेंट का जो कंसेप्ट है वो उसको ये क्या करना चाहते थे? सोसाइटी के अंदर लेके आना चाहते थे। बोलते थे मोनार्की क्या करती है? बहुत सारे बर्डन्स डालती है अपने सिटीजन्स पे, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। गवर्नमेंट कैसी होनी चाहिए? बेस्ड ऑन दी कंसेंट, यानी कि इलेक्टेड गवर्नमेंट, इलेक्टेड
पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट की ये क्या कर रहे थे, बात कर रहे थे। ये पॉलिटिकल स्फीयर का इनका पहला डिमांड था, पहला राइट था। दूसरा बच्चे इक्विलिटी बिफोर लॉ, इसी स्फीयर में इन्होंने एक और राइट पर एम्फेसाइज किया, वो था इक्विलिटी बिफोर लॉ, यानी कि सभी को इक्वल ट्रीट किया जाए, ये भी इनकी डिमांड थी। उसके साथ साथ इसी के अंदर राइट टू प्रॉपर्टी और राइट टू वोट का सामना भी लोगों ने किया, जो कि मोनार्किल रूल था। इन्होंने डिमांड की कि राइट टू वोट होना चाहिए, बट यहां पर राइट टू वोट का मतलब अडल्ट सफरेज से नहीं है, यानी कि जो यूनिवर्सल अडल्ट सफरेज का कंसेप्ट पढ़ते हैं कि सभी को इक्वल वोटिंग राइट हो, वो हमें यूरोपियन सोसाइटी में देखने को नहीं मिला। ये चीजों को एस्टैब्लिश करने का ट्राई किया, बट जब राइट टू वोट की बात आई तो हमें फ्रेंच सोसाइटी में दोबारा से जाना है। क्यों? क्योंकि जैसे ही हम फ्रेंच रेवोल्यूशन को पढ़ेंगे तो फ्रेंच रेवोल्यूशन ने क्या किया, राइट टू वोट तो दिया, बट वो राइट टू वोट क्या था, लिमिटेड जोन में काम कर रहा था। वहां पर भी हमने एक्टिव और पैसिव सिटीजन्स को देखा, जिसमें कि विमेन्स को और जिनके पास प्रॉपर्टी नहीं है उन मेल्स को भी वोटिंग राइट प्रोवाइड नहीं किए गए। बट आगे चलकर पूरे सारे जो मेल्स थे उनको वोटिंग राइट प्रोवाइड किए गए, विमेन्स को फिर नहीं करवाए गए, और एक तरीके से विमेन्स को सब्जेक्ट मानने लगे हस्बैंड या फादर का, यानी कि विमेन्स का जो कंसेंट है वो उनके फादर या हस्बैंड देंगे। ये सोसाइटी में भी विमेन्स राइट की बात नहीं हुई थी, यानी कि राइट टू वोट का मतलब यहां पर यूनिवर्सल अडल्ट सफरेज का नहीं है, यानी कि इक्वल वोटिंग राइट का नहीं। यहां पर विमेन्स को किसी तरीके का कोई वोटिंग राइट नहीं दिया गया। और आपने लिबरलिज्म के बारे में देखा था न क्लास 9th में, चैप्टर 2 में, वहां पर ये विमेन्स के वोटिंग राइट के लिए मूवमेंट भी नहीं चलाए, बट बाद में बहुत सारे मूवमेंट चले जिससे कि विमेन्स को क्या मिले, वोटिंग राइट मिले। तो ये आपका पॉलिटिकल स्फीयर हो गया जिसमें ये राइट्स की ये डिमांड करते हैं, बट ये इक्वल तरीके से भी नहीं था, ये हमने देख लिया। दूसरा बच्चे इकोनॉमिक स्फीयर। अब क्या था बच्चे, यूरोपियन जो मार्केट थी वो फ्री नहीं थी, स्टेट उसको क्या करता था, कंट्रोल करता था। आज भी होता है कंट्रोल, बट तब क्या होता था, ये कंट्रोल थोड़ा सा ज्यादा बर्डन डालता था ट्रेडर्स पे, बिजनेसमैन पे। तो क्या था, एग्जाम्पल के लिए हम समझते हैं, जब हम जर्मन स्टेट्स को लेते हैं तो वो अलग अलग छोटे छोटे पार्ट्स में बटा हुआ था। बाद में जब नेपोलियन आया तो नेपोलियन ने इस जर्मन स्टेट को यूनाइट करने के लिए 39 स्टेट का कॉन्फेडरेशन बनाया। कितना? 39 स्टेट्स का कॉन्फेडरेशन बनाया जर्मनी को। अब ये जर्मनी में कितने हो गए, 39 स्टेट्स हो गए। अब इन्हीं 39 स्टेट्स में अलग अलग करेंसीज थी, अलग अलग वेट एंड मेजरमेंट के तरीके थे। फॉर एग्जांपल, जैसे कि इनको कपड़ा जो लेंथ होती है उसको किससे मापते हैं, एलए करके एक यूनिट थी, जो कि क्या था, मैंने लिख भी रखा है, एलए क्या था, यूनिट ऑफ क्लॉथ मेजरमेंट, यानी कि कपड़े को मेजर करने के लिए एक यूनिट थी जिसे एलए बोला गया। अब इसका लेंथ भी अलग अलग स्टेट में अलग अलग था, कहीं पर 55 सेंटीमीटर था, कहीं पर 67 सेंटीमीटर था 1 एलए का, यानी कि अलग अलग लेंथ था इसका। अब जैसे ये चीजें होगी तो ये ट्रेड को क्या करेगी, ये बिजनेस को क्या करेगी, रिस्ट्रिक्ट करेगी, यानी कि उसको कम करेगी, क्योंकि ये यहां से खरीदा और दूसरी जगह बेचने गए तो लगा कि यार कपड़ा तो कम हो गया जितना खरीदा था। और यहां पर अलग अलग करेंसी थी, यानी कि अलग स्टेट की अपनी अलग करेंसी, तो यहां पर भी हमारा जो ट्रेड है वो अच्छे से काम नहीं करेगा। और इसके साथ साथ एक बड़ी प्रॉब्लम जो थी वो थी ड्यूटीज। ड्यूटीज का मतलब टैक्स लिया जाता था जब आप एक स्टेट से दूसरे स्टेट में एंटर करते हैं। और यहां पर अगर एग्जांपल देखें कि अगर आपको 11 स्टेट पार करनी है तो वहां पर हर स्टेट में आपको 5% ड्यूटी देना पड़ता था, और ये देख लीजिए आप कितना हो गया। इस तरीके की रिस्ट्रिक्शंस हमें यूरोपियन मार्केट में देखने को मिलती थी। और यहां पर जो नेशनल लिबरलिज्म है या जो लिबरल्स थे वो डिमांड करने लगे क्या, रिस्ट्रिक्शंस वर रिमूव्ड। क्या करने लगे कि जो मार्केट है उसमें जो भी ड्यूटीज आपने लगा रखी है अलग अलग तरीके की, जहां रिस्ट्रिक्शंस लगाई हुई है, इसको आप क्या कीजिए, रिमूव कीजिए। और दूसरी बात, फ्रीडम ऑफ मार्केट,
जो स्टेट इस पर क्या करता है, बहुत सारे कंट्रोल करता है, इसको भी आप क्या कीजिए, यहां से हटाइए। ये चीजों पर इन्होंने फोकस किया और इसी को क्या बोला गया, पॉलिटिकल लिबरल नेशनलिज्म एंड इकोनॉमिकल लिबरल नेशनलिज्म। अलग अलग राइट्स की डिमांड हुई अलग अलग स्फीयर में, पॉलिटिकल में अलग और इकोनॉमिक में अलग, क्योंकि सिचुएशंस आपको इस सोसाइटी की पता है, मार्केट की भी और अदर जो सोशल स्ट्रक्चर है वो भी। यहां पर बच्चे जो ये चीजें थी इकोनॉमी को लेकर, जो रिस्ट्रिक्शंस थी, प्रुशिया में बहुत सारे इनिशिएटिव्स हुए। उनमें में से एक इनिशिएटिव था जोलेवेरिन का। वहां पर क्या हुआ, इन रिस्ट्रिक्शंस को, जो ये ऑब्स्ट्रक्शंस आ रहे थे, जो ये प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही थी जर्मन स्टेट के, जर्मन बिजनेसमैन के, उनके लिए, ट्रेडर्स के लिए, तो ये क्या खत्म करने का ट्राई किया। अब उन्होंने, प्रुशिया ने क्या किया, एक कस्टम यूनियन बनाया, जो कि कौन, क्या था नाम उसका, जोलेवेरिन। ये कस्टम यूनियन का जो फॉर्मेशन है वो हुआ 1834 में, प्रुशिया ने इसको बनाया और लगभग जो जर्मन स्टेट्स थे इसका पार्ट बन गए। अब इसका काम क्या था, इसने बच्चे एक तो ड्यूटी को क्या कर दिया, कम कर दिया। एक ही ड्यूटी लगती थी और वो फ्रीली क्या कर सकते थे, पूरे प्रुशिया में या जर्मन में क्या कर सकते थे, चल जा सकते थे विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शंस। यानी कि एक ही ड्यूटी, पहले 5% ईच स्टेट को देना पड़ता था, बट अब क्या है, एक ड्यूटी करो और आप फ्रीली कहीं भी जाओ। दूसरी चीज, इसने जो भी करेंसीज थी, 30 से ज्यादा जो करेंसी थी उसको कितना कर दिया था, 2 कर दिया था। यानी कि अब जो जर्मन स्टेट्स इसके पार्ट थे वहां पर कितनी करेंसीज चलती थी, सिर्फ 2 ही, और पहले क्या थी, 30 से भी ज्यादा करेंसीज वहां पर काम कर रही थी। तो जोलेवेरिन ने भी क्या किया, जर्मन को इकोनॉमिकली यूनाइट किया और आगे चलकर एक रास्ता तैयार किया जो कि इसको पॉलिटिकली भी क्या करेगा, यूनाइट करेगा। और जोलेवेरिन का भी एक बहुत ज्यादा प्रभाव रहा प्रुशिया के ऊपर, जिसने कि आगे चलकर जर्मनी की फ्रीडम को, जर्मनी के यूनिफिकेशन को क्या किया, इस्टेब्लिश किया। तो ये जो हमारे पॉइंट्स थे, जो ये टॉपिक्स थे, ये हमने देखा। अब बच्चे इसके 2 और भी पॉइंट्स हैं, एक तो कंजर्वेटिव सोसाइटी के बारे में है और एक तो रेवोल्यूशनरीज के बारे में है। वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। मैं आशा करता हूं कि जो हम कर रहे हैं वो आपके समझ आ रहा होगा। धन्यवाद।